आज की कहानी एक ऐसे मर्डर केस की है जिसके बाद अमेरिका में 911 नंबर पर कॉल्स की शुरुआत हुई। वही मशहूर 911 नंबर जिसे आपने कई बार फिल्मों में देखा और सुना होगा। किसी भी हादसे या जुर्म के बाद इसी नंबर पर कॉल किया जाता है। लेकिन वो घटना क्या थी, वो मर्डर केस कौन सा था जिसके बाद ये सिस्टम पहली बार शुरू किया गया। ये कहानी है कैथरीन सूजन जेनोवीज की, जिन्हें सब किटी जेनोवीज के नाम से जानते हैं। किटी का जन्म 7 जुलाई 1935 को न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में हुआ था। उनके पेरेंट्स अमेरिका आए थे। किटी की एक बड़ी बहन भी थी। साल 1954 में एक दिन किटी की मां ने सड़क पर एक मर्डर होते हुए देखा। इस घटना का पूरे परिवार पर, पूरी फैमिली पर इतना गहरा असर पड़ा कि उन्होंने ब्रुकलिन छोड़कर कनेक्टिकट में बसने का फैसला किया। लेकिन उस समय किटी सिर्फ 19 साल की थी। किटी ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और कुछ ही महीनों में उसकी शादी होने वाली थी। इसलिए किटी ने अपने परिवार के साथ कनेक्टिकट नहीं जाने का फैसला किया और ब्रुकलिन में अपने दादा दादी के साथ रहने लगी। किटी की शादी तो हो गई, लेकिन कुछ हफ्तों बाद आपसी सहमति से ये शादी टूट गई, क्योंकि किटी असल में लेस्बियन थी। किटी को लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बाद किटी ने अपना खर्च चलाने के लिए एक क्लरिकल जॉब शुरू की, लेकिन वो काम उसे काफ़ी बोरिंग लगता था। इसलिए उसने ये नौकरी छोड़ दी और एक बारटेंडर की नौकरी शुरू कर ली। यही वो काम था जिसमें किटी को मज़ा आता था। धीरे धीरे किटी ने इतनी ज़्यादा मेहनत की कि बार के मालिक ने उस पर इतना भरोसा कर लिया कि जब वो किसी और जगह मूव होता है तो पूरी बार की जिम्मेदारी किटी को दे जाता है। अब किटी की ज़िंदगी में एक लड़की आई, मेरी एन जेलोंको। दोनों ने एक साथ रहना शुरू किया, एक लेस्बियन कपल के रूप में। ये वो समय था जब किटी की ज़िंदगी एकदम ठीक चल रही थी, प्रोफेशनल लाइफ भी और पर्सनल लाइफ भी। किटी अब अपनी फेवरेट काम में डबल शिफ्ट करने लगी। उसने खूब पैसे भी बचाए। लेकिन फिर आया 13 मार्च 1964, जब एक ऐसी घटना घटी जिसने सिर्फ किटी की ज़िंदगी ही नहीं छीनी, बल्कि पूरे अमेरिका की पुलिस और इन्वेस्टिगेशन सिस्टम को भी बदल दिया। रात के करीब 2:30 बजे जब किटी ने अपनी बार की नौकरी खत्म की तो वो बाहर निकली। उसने अपनी फिएट कार में बैठकर अपने अपार्टमेंट की तरफ चलना शुरू किया। रास्ते में एक रेड लाइट आई। जब किटी की कार रेड लाइट पर रुकी तो एक अफ्रीकी मूल का आदमी, विंस्टन मॉसले, उसकी कार के पास आकर रुका। उसने किटी को देखा। किटी बहुत आकर्षक और खूबसूरत लड़की थी। वह उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। जैसे ही लाइट ग्रीन हुई, विंस्टन ने किटी का पीछा करना शुरू किया। जब किटी अपने अपार्टमेंट के सामने पहुंची तो उसने पार्किंग में कार रोकी। विंस्टन मॉसले ने भी अपनी कार ठीक उसके पीछे रोक दी। अब तक किटी को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था। जब किटी अपने घर के अंदर जाने लगी, विंस्टन मॉसले पीछे से आया और चाकू से उसकी पीठ पर बहुत ज़बरदस्त वार किया। किटी ज़ोर से चिल्लाती है, किसी ने मुझे चाकू मारा है, प्लीज़ मेरी मदद करो। ये रात के करीब 2:40 या 2:45 का समय था। चारों ओर अंधेरा था। लोग अपने घरों में चैन से सो रहे थे। किटी की चीख सुनकर एक पड़ोसी रॉबर्ट मॉजर की नींद खुल जाती है। रॉबर्ट मॉजर ने ऊंची आवाज़ में कहा कि उस लड़की को छोड़ दो, लेकिन उसने ना लड़की को देखा और ना ही हमलावर को, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। उसे बस एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी थी। शायद उसे लगा कि कोई उसे परेशान कर रहा है। इसके बाद विंस्टन मॉसले ने किटी को वहीं घायल हालत में छोड़ दिया। अगले 10 मिनट तक किटी अपने ही खून में लथपथ वहीं पर पड़ी रही। कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया, क्योंकि किसी को असल में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इसके बाद किटी ने खुद को खींचते हुए उठाया और धीरे धीरे गेट की तरफ जाने लगी, लेकिन गेट अंदर से बंद था। इसलिए किटी दूसरी तरफ से अंदर जाने की कोशिश करती है। ये सब करने में उसे तकरीबन 10 मिनट लग जाते हैं। इसी बीच विंस्टन मॉसले अपने घर चला जाता है। कुछ देर के बाद वो फिर से किटी को ढूंढते हुए वहाँ लौट आता है। आखिरकार उसे किटी एक कोने में मिलती है। विंस्टन ने पहले किटी का रेप किया, फिर उसी चाकू से उस पर कई बार हमला किया। उसने किटी के हाथों पर बहुत वार किए। उसकी उंगलियां तक लगभग कट चुकी थी।
इससे पता चलता है कि किटी ने अपनी जान बचाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया होगा। विंस्टन द्वारा किया गया दूसरा हमला करीब आधे घंटे तक चला। फाइनली जाते समय वो किटी के पर्स में से $49 लेकर चला जाता है। किटी के पास सबसे पहले जो पहुंची वो थी उसकी दोस्त सोफिया फरार, जो उसी अपार्टमेंट में रहती थी। आधे घंटे की इस लड़ाई के दौरान जब सोफिया फरार को ये सारी आवाज़ें सुनाई देती हैं तो उसने बाहर आकर देखा कि उसकी अपनी दोस्त किटी जोनोवीज ज़मीन पर पड़ी थी। सोफिया ने किटी को अपने गले से लगाया और उसे संभालने लगी। करीब सुबह 4:15 पर किटी को एम्बुलेंस में ले जाया जाता है, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही किटी की मौत हो जाती है। सुबह करीब 7 बजे पुलिस की एक टीम, जिसमें डिटेक्टिव माइकल सिंह भी शामिल थे, उन्होंने किटी की गर्लफ्रेंड मैरी एन से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। इसके बाद जॉन कैरोल और जेरी बर्न्स नाम के 2 और डिटेक्टिव्स ने भी मैरी एन से दोबारा से पूछताछ की और किटी के साथ उसके रिश्ते को लेकर सवाल जवाब किए। तब तक पुलिस को मैरी एन सबसे ज़्यादा बड़ी सस्पेक्ट लग रही थी। उस पर डिटेक्टिव्स को शक हो रहा था, लेकिन फिर किटी के मर्डर का सच सामने आने लगा और कहानी ने एक नया मोड़ लिया। 19 मार्च को एक जगह टीवी चोरी की रिपोर्ट दर्ज होती है। पुलिस ने इस सिलसिले में कई गाड़ियां रोकी, खासकर अफ्रीकी मूल के लोगों की कारें, और उनके घरों की तलाशी भी ली। इसी दौरान पुलिस ने विंस्टन मॉसले की कार रोकी। जब कार की तलाशी ली गई तो उसमें चुराया हुआ टीवी मिला। पुलिस ने विंस्टन और उसकी कार को थाने में ले जाकर विंस्टन से पूछताछ की। तभी कुछ लोगों ने बताया कि किटी के मर्डर वाले दिन वही कार उसी जगह पर देखी गई थी। यहीं से पुलिस का शक मैरी एन से हटकर विंस्टन पर गया। जांच में पता चलता है कि विंस्टन मॉसले का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। वे एक शादीशुदा आदमी था और उसके 3 बच्चे भी थे। लेकिन अब बीते 6 दिनों में विंस्टन पर एक यंग लड़की के रेप और मर्डर का शक जाता है और उसने टीवी भी चुराया था। जब पुलिस ने उसे अरेस्ट किया और पूछताछ की तो आखिरकार विंस्टन ने किटी की हत्या स्वीकार कर ली। लेकिन इस दौरान विंस्टन ने एक अजीब बयान भी दिया। जब पुलिस ने पूछा कि तुमने किटी को क्यों मारा, तो विंस्टन बोला, मैं बस किसी को मारना चाहता था और एक लड़की को मारना एक मर्द की तुलना में आसान था। जब मैं रेड लाइट पर रुका और मैंने किटी को देखा तो मुझे लगा यही मेरी परफेक्ट शिकार हो सकती है। इसे मारना मेरे लिए आसान होगा। विंस्टन मॉसले ने ना तो सिर्फ किटी के मर्डर को कबूल किया, बल्कि 2 और लड़कियों के रेप और मर्डर की बात भी मानी, जिनके बारे में पुलिस को कोई जानकारी ही नहीं थी। किटी जोनोवीज की हत्या शुरू में मीडिया में ज़्यादा खुलकर नहीं आई। फिर लेकिन ऐसा क्या होता है कि सारे अमेरिका में ये केस बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। और कैसे हुआ कि इसी केस के बाद 911 जैसी इमरजेंसी कॉल सर्विस की शुरुआत करनी पड़ी। कहानी यहीं से और दिलचस्प हो जाती है। किटी की मौत हो चुकी थी, विंस्टन को गिरफ्तार कर लिया गया था, समय बहुत तेज़ी से बीत रहा था, महीने यहाँ तक कि साल भी बीत गए। उसी न्यूयॉर्क शहर में जहाँ किटी का मर्डर होता है, वहीं के पुलिस कमिश्नर माइकल जे मर्फी और उस समय के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटर एबी रोसेंथल, जो कि अच्छे दोस्त थे, एक दिन साथ लंच कर रहे थे। लंच के दौरान कमिश्नर मर्फी ने रोसेंथल से कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, एक ऐसी कहानी जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। माइकल मर्फी ने एबी रोसेंथल को जो केस बताया वे था किटी जोनोवीज की हत्या का केस। लेकिन इस केस में एक बहुत बड़ा दावा किया गया था कि रात करीब 3 बजे जब किटी की हत्या हुई, 38 लोगों ने इस मर्डर को देखा या सुना, लेकिन किसी ने भी पुलिस को कॉल नहीं किया। ये दावा अपने आप में बहुत चौंकाने वाला था। जब लोगों ने सुबह अखबार पढ़ते हुए ये हेडलाइन देखी कि 38 लोगों ने एक लड़की की हत्या देखी, लेकिन किसी ने भी पुलिस को कॉल नहीं की, तो ये खबर तेज़ी से पूरे अमेरिका में फैल गई। इसके बाद हर अखबार ने इस बात को बिना किसी जांच के छाप दिया, क्योंकि उस समय पहले ही कई नौजवान लड़कियों के मर्डर हो रहे थे और उन मामलों में भी ज़्यादा जांच नहीं होती थी। लॉ एंड ऑर्डर की खराब स्थिति से पहले से ही लोग नाराज़ थे
और अब ये नया दावा कि इतने लोगों ने मर्डर देखा और फिर भी किसी ने मदद नहीं की, इस चीज़ ने लोगों में गुस्सा भर दिया और निराशा को और ज़्यादा बढ़ा दिया। हालांकि ये कहानी झूठी थी, लेकिन इसी से मीडिया, जनता और सरकार की पूरी ध्यान और नाराज़गी पुलिस और सिस्टम की ओर मुड़ गई। इसी वजह से किटी जेनोवेज की हत्या इतनी बड़ी राष्ट्रीय बहस बन गई, जिसके चलते अमेरिका सरकार को मजबूरन एक ऐसा इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 911 शुरू करना पड़ा, मतलब 911, ताकि अगर कोई व्यक्ति अपराध होते हुए देखता है तो वे तुरंत पुलिस को सूचना दे सके। लेकिन इसके बाद एक और बात सामने आई, एक नई जांच शुरू हुई, क्योंकि ये 38 गवाहों वाली कहानी न्यूयॉर्क पुलिस कमिश्नर ने खुद बताई थी। तो अब पुलिस विभाग पर दबाव था कि वो रियल फैक्ट्स की पुष्टि करें। जब पुलिस दोबारा इस इलाके में गई और लोगों से बार बार पूछा गया कि वो कौन लोग थे, वो कौन 38 लोग थे जिन्होंने किटी की हत्या को देखा या सुना, तो हकीकत ये सामने आई कि बहुत ही कम लोग थे जिन्होंने वास्तव में कुछ सुना या महसूस किया, और वो भी दोनों हमलों में से किसी एक के दौरान। ज़्यादातर लोग गहरी नींद में थे, कुछ को लगा कि शायद कोई नशे में लड़ाई कर रहा हो। दूसरी बात ये थी कि उस समय बहुत अंधेरा था, कोई स्ट्रीट लाइट जल नहीं रही थी और पूरा अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा और सुनसान था और अंधेरे से ढका हुआ था। इसके अलावा किटी पर 2 बार हमला हुआ था, एक बार शुरू में और फिर 10 मिनट के बाद दोबारा से। इसलिए बहुत से लोगों को ये समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। 38 गवाह वाली कहानी सिर्फ एक मीडिया सनसनी थी, जिसने एक झूठे दावे को सच की तरह डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन उसी के चलते अमेरिका को एक 911 इमरजेंसी नंबर देना पड़ा। पहली बार और दूसरी बार जब हमला हुआ, उस दौरान किटी वहाँ से हिल चुकी थी और वे अपने शरीर को किसी और जगह पर ले गई थी। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने पूरी घटना को अपनी आंखों से शुरू से एंड तक देखा हो। सिर्फ एक ही बंदे ने इस घटना को देखा था और उस समय उसने आवाज़ लगाई थी कि उस लड़की को छोड़ दो। उसने भी कुछ क्लियर नहीं देखा था। शायद ये सब कुछ वैसे ही होना लिखा था। लेकिन एक बात ज़रूर हुई कि एक झूठी रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसका रिज़ल्ट ये निकला कि एक हेल्पलाइन नंबर मिल गया अमेरिका को। क्योंकि जब ये खबर अमेरिका में फैली कि 38 लोगों ने एक लड़की की हत्या देखी और किसी ने पुलिस को कॉल भी नहीं किया, तो हर इंसान के मन में ये डर बैठ गया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी घटना में शामिल नहीं होना चाहता था। हर कोई चाहता है कि दूसरा व्यक्ति पुलिस को कॉल करे ताकि वे खुद इस जिम्मेदारी से बच सके। इन्हीं बातों को सुधारने के लिए 911 इमरजेंसी सर्विस की शुरुआत की गई। अब बात करते हैं विंस्टन मॉसले की। उसे पहले फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में उसकी सज़ा कम कर दी गई और उसकी उम्र के आधार पर बदलाव किया गया। 28 मार्च 2016 को 81 साल की उम्र में 52 साल जेल में बिताने के बाद विंस्टन की जेल में ही मौत हो गई। दूसरी थी मैरी एन जियोलेंको, जो कि किटी की गर्लफ्रेंड थी। उसका पिछले साल 85 साल की उम्र में निधन हो गया। तो ये था वो केस जिसमें एक झूठी रिपोर्ट के चलते इतनी ज़रूरी और शानदार सेवा सर्विस 911 की शुरुआत हुई। आज की क्राइम स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है और आपसे मुलाकात होगी कल किसी और कहानी के साथ और किसी वीडियो में।